फिर उसकी मुज़ाहमत कमजोर होती चली गई और मिलाकर वो बेइज्जत हरकत हो गया। समीना ने एक जोरदार झटका देकर उसे छोड़ दिया। इक्कू की आंखें हलकों से उबल पड़ी थी और जबान बाहर को निकल आई थी। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक हो गया था। समीना का सांस फूल गया था। जिंदगी में पहली बार इस खौफनाक तरीन मरहले से गुजरना पड़ा था। अपने आप को बचाने के लिए उसे एक आदमी को मौत के घाट उतारना पड़ा था। अब ये बात भी उसकी समझ में आ गई कि लोग एक दूसरे को क्यों और किस तरह कत्ल करते हैं। कोई अपनी दौलत बचाने के लिए किसी को मौत के घाट उतार देता है और कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जिंदगी का चिराग गुल कर देता है। समीना कोई देर वहां खड़ी अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करती रही। फिर उसने इक्कू की लाश की तरफ देखा और अपनी कमीज का वायद बटन बंद करती हुई दरवाजा खोलकर हाल में आ गई और तेज तेज कदमों से दीना की तरफ बढ़ने लगी। एक कुर्सी पर कोई चादर बड़ी देखकर वो एक नमे को रुकी। उसने चादर उठाई और दबे कदमों जीना चढ़ने लगी। जीने के इख्तिताम वाले दरवाजे की दूसरी तरफ एक कमरा था जिसमें काट कबार भरा हुआ था। उसने दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया और छत पर निकल आई और फिर झुक कर चलती उस तरफ आ गई जहां टानी के दरख्त की एक मोटी शाख छत तक पहुंची हुई थी। उसने चादर कमर पर लपेटकर बांध ली और शाख पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता आगे सिरकने लगी। उसके दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। यह खौफ दामनगीर था कि जब नीचे गिरती तो खून वाले कुत्ते आवाज सुनकर उसकी तरफ आ जाएंगे और उसे चीर फाड़ डालेंगे। बेशुमार छोटी छोटी जफ्फों की वजह से उसे आगे बढ़ने में दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन मिलाकर वो उस जगह पहुंच गई जहां दूसरे दरख्त की शाखें उससे उलझी हुई थी। दूसरी शाख पर पहुंचने की कोशिश करते हुए समीना का पैर फिसल लिया। वो गिरते गिरते बची थी। अगर वो दूसरी शाखों का सहारा ना ले लेती तो यकीनन गिर पड़ती। उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया था। शाखें जोर से हिलने से अच्छी खासी आवाज पैदा हुई थी और ये आवाज कुत्तों को उसकी तरफ मुतवज्जो करने के लिए काफी थी। आवाज सुनते ही कुत्ते हुर्राते उसकी तरफ आ गए। समीना वो सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले हुए थी। शाखों की आवाज सुनकर कुत्ते मुंह ऊपर उठाकर भौंकने लगे। समीना संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुत्ते मुंह ऊपर उठाए मुसलसल भौंक रहे थे। कुत्तों की आवाज सुनकर गेट का चौकीदार तेज तेज कदम उठाता हुआ उस तरफ आ गया। उसके तंते पर शाटगन लटकी हुई थी। क्या बात है डब्बू, क्यों भौंक रहे हो? चौकीदार एक कुत्ते की तरफ देखते हुए उसे पुचकारने लगा। कुत्ते मद जोर ऊपर मुंह उठाए भौंकते जा रहे थे। साथ ही वो चल रहे थे जैसे शाखों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। और ये ऊपर तुम्हारा बाप बैठा हुआ है क्या? चौकीदार ने कुत्ते को डांटा और फिर खुद भी ऊपर देखने लगा। समीना इसी दौरान उस शाख पर पहुंच गई थी जो दीवार से बाहर को निकली हुई थी। चौकीदार ने उसे देख लिया था। ओए कौन हो तुम? चोर चोर, ठहर जा, अभी बताता हूँ तुम्हें। समीना के दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसने झुककर देखा। चौकीदार कंधे पर लटकी हुई शॉटगन उतार रहा था। समीना बड़ी फुर्ती से शाख से लटक गई। इधर उसने छलांग लगाई, उधर फिदा धमाके की आवाज से गूंज उठी। चौकीदार की चलाई हुई गोली शाखों में ठीक उस जगह लगी थी जहां चंद सेकंड पहले समीना मौजूद थी। समीना ने तकरीबन 10 फुट की बुलंदी से छलांग लगाई थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि नीचे कच्ची जमीन थी और उसे कोई चोट नहीं लगी थी। एक सेकंड बाद वो उठकर एक तरफ दौड़ने लगी। इस बात का 100% इम्कान था भी चौकीदार कोठी से निकलकर उसके पीछे आएगा। फायर की आवाज सुनकर दूसरे बंगलों के लोग भी बाहर आ सकते थे। वो एक तरफ दौड़ती चली गई। पिछली तरफ भी कोठियां थी। बाल कोठियां भी जेरे तामीर थी। एक बार तो समीना ने सोचा भी कि जेरे तामीर कोठी में छुप जाए, लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया कि ताकुम करने वाले सबसे पहले उन्हीं जगहों पर तलाश करेंगे और वो आसानी से उनके हाथ लग जाएगी। वो दौड़ती रही, बेतहाशा दौड़ती रही। उसका सांस बुरी तरह फूल गया था और टांगे लटकर आ रही थी। वो कोठियों से निकलकर झाड़ी में आ भी थी। उसे अब एक कदम नहीं दौड़ा जा रहा था। फेफड़ों की कुव्वत जवाब दे रही थी और बिलावर वो लड़खड़ाकर झाड़ियों में गिर पड़ी। उसका सांस झोंकने की तरह चल रहा था और मुंह से कफ बह रहा था। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कोठियां दर्जिया बहुत दूर रह गई थी, लेकिन वो जानती थी कि वो बेफूल नहीं है। उसे तलाश करने वाले यहाँ तक भी पहुंच सकते थे। 2 मिनट बाद जब वो अपनी हालत पर किसी हद तक काबू पा चुकी तो झाड़ियों से निकलकर एक बार फिर दौड़ने लगी और फिर यकायक रुक गई। उसके सामने रेलवे लाइनें थी। उसने रुक कर इधर उधर देखा और फिर तेज तेज कदम उठाती हुई रेलवे लाइनों की तरफ चलने लगी। रात के 2:30 बज चुके थे। यह अटारी की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन थी। हर तरफ सन्नाटा था। वो इधर उधर देख के लाइनों के दरमियान चलती रही। रेलवे लाइनों की ढलान के नीचे वो सड़क थी जो एक तरफ अचर और रूफ की तरफ गुलबर्ग की तरफ चली गई थी। वो नहर गुलबर्ग वाली सड़क के साथ साथ भी उसे सड़क पर 1-2 गाड़ियां जाती हुई नजर आई थी। वो रेलवे लाइन से उतरकर सड़क पर जाना ही चाहती थी। फिर उसने इरादा बदल दिया। सड़क पर वो आसानी से पकड़ी जा सकती थी। वो लाइनों में खड़ी इधर उधर देखने लगी और फिर दफतन उसकी आंखें चमक उठी। उसे आजली पटरी के साथ एक छोटा सा कैबिन नजर आया था।
वो तेज तेज कदम उठाती हुई कैबिन के करीब पहुंच गई। कैबिन एक तरफ से खुला हुआ था और गालबन लाइनों पर काम करने वाले यहाँ अपना सामान वगैरह रखते होंगे या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन इस वक्त कैबिन खाली था। समीना ने इधर उधर देखा और फिर कैबिन में घुस गई। कैबिन ज्यादा बड़ा नहीं था, जमीन हमवार थी बल्कि रेत बिछी हुई थी। समीना ने कमर पर लिपटी हुई चादर खोल ली और कैबिन की दीवार पर टेक लगाकर बैठ गई। कैबिन की लंबाई चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि वो दीवार पर टेक लगाकर टांगे तो फैला सकती थी, लेकिन पूरी तरह लेट नहीं सकती थी। समीना ने भी ऊपर चादर लपेट दी और आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसका दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। पहले तो वो नादानिस्ता तौर पर शारिक के जराइम में उसकी शरीक रही थी, लेकिन अब बराह रास्त खुद एक संगीन जुर्म में मुलव्वस हो गई थी। उसने एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था और वो आदमी भी मजहब गुजर का आदमी था जो खुद एक छटा हुआ बदमाश और वो नशियात का स्मगलर था। उसका एक बाकायदा जुरो था। उसकी तलाश में पूरे शहर की खाक छान डालेंगे। मासी गुजर के बारे में शारिक उसे बता चुका था। दोनों गिरोह एक दूसरे के कई आदमी मार चुके थे। मामूली बातों पर मुखालिफ गिरोह के किसी आदमी को मौत के घाट उतार देना उन लोगों के लिए मामूली बात थी। और माजे गुजर जैसा आदमी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक लड़की उसकी कोठी में उसके आदमी को कत्ल करके भाग जाए, और कोठी भी वो जिसे वो अपनी सबसे खुफिया और महफूज तरीन पनाहगाह समझता था। समीना एक तो उसके आदमी को कत्ल करके भागी थी, दूसरे वो उसकी महफूज तरीन पनाहगाह के बारे में जान की थी। वो आराम से कैसे बैठ सकेगा। इक्कू ने बताया था कि माजा गुज्जर कल दिन में वापस आएगा। वो गाँव गया था या किसी और अड्डे पर, लेकिन समीना को यकीन था कि उसे रात ही रात में इक्कू के कत्ल और समीना के फरार की इतला मिल जाएगी और फौरन ही वो वापस आ जाएगा और पागलों की तरह अपने बाल नोचने शुरू कर देगा। मुमकिन है उसका सारा गुस्सा कोठी के चौकीदार पर उतरे, क्योंकि इक्कू के साथ वही कोठी में मौजूद था। समीना सोच रही थी कि शारिक जख्मी होने के बाद वहां से भागकर कहां गया होगा। बदन वाले अड्डे पर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो किसी दूसरे अड्डे पर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके तमाम अड्डे माजे गुज्जर की नगरों में थे। कोई एक ही जगह उसे तलाश करेगा। शाम में तेरे वाले मकान के बारे में शारिक ने बताया था कि वो सबसे ज्यादा महफूज है। उस मकान के बारे में उसके अपने आदमियों से भी किसी को मालूम नहीं था। मुमकिन है वो वहीं गया हो, लेकिन वो जख्मी था। उसे न जाने कहाँ गोली लगी थी। अब समीना को यह भी पता नहीं था कि वो जिंदा भी था या नहीं। हो सकता है वहां से भागने के बाद कहीं गिर गया हो, खत्म हो गया हो, या उसे बेहोशी की हालत में किसी ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया हो। लेकिन सवाल ये था कि वो खुद कहाँ जाए। क्या शाम नगर वाला मकान उसके लिए महफूज रहेगा? समीना यही सब कुछ सोचती रही और बिलाकर नींद के बोझ से उसकी पलकें झुकने लगी और वह लकड़ी को उस कैबिन में आड़ी तिरछी पड़ी सो गई। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही समीना की आंख खुल गई। बसरीत से शुरू होने वाले सूरज की किरणें बराह राज उसके चेहरे पर पड़ी थी। वो कुछ देर आंखें मचमचाती हुई सोचती रही कि वो कहाँ है, और फिर रेलवे लाइनों पर दरदर पड़ते हुए सब कुछ उसकी समझ में आ गया। उसने कैबिन से गर्दन निकाल कर इधर उधर झांका। दूर सामने दो आदमी मुखालिफ सिमत में जाते हुए नजर आए। उन दोनों के कंधों पर चमड़े के थैले टंगे हुए थे और हाथों में गज भर लंबे दस्तों वाली हथौड़ियां थी, और वो रेलवे लाइन को चेक करते हुए जा रहे थे। समीना कैबिन से बाहर आ गई। उसने चादर इस तरह लपेट ली कि उसका चेहरा भी छूट गया था, सिर्फ आंखें खुली थी। वो कुछ देर तक कैबिन की आड़ में खड़ी रही, फिर ढलान से नीचे उतरने लगी। सड़क पर ट्रैफिक शुरू हो चुका था। सुबह सवेरे का वक्त था। प्राइवेट गाड़ियां और रिक्शे टैक्सियां सड़क पर से गुजर रही थी। बुलान पर से उतरते उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दिल में हल्का सा खौफ अब भी मौजूद था कि दिन किसी ने उसे देख लिया। वो इससे आगे नहीं सोच सकी थी। वो रेलवे लाइन से उतरकर सड़क पर आ गई और खौफजदा सी नजरों से इधर उधर देखने लगी। उसके करीब से गाड़ियां गुजर रही थी, मगर किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। फिर एक खाली रिक्शा आते देखकर समीना ने उसे रोक लिया। वो रिक्शे में बैठ तो गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि जाना कहाँ है। कहाँ जाना है जी? रिक्शे वाले ने पूछा। दोहारी गैर इरादी तौर पर समीना के मुंह से निकला। रिक्शा मुड़कर नहर के किनारे बाईं तरफ वाली सड़क पर दौड़ने लगा। उस तरफ कुछ आगे नहर के दाईं किनारे पर माजे गुज्जर की कोठी थी, जहां से समीना इक्कू को कत्ल करके भागी थी। रिक्शे को उस तरफ आते देखकर समीना के दिल की धड़कन अचानक ही तेज हो गई। वो ड्राइवर से कुछ कहना चाहती थी, मगर खामोश रही। उसकी परवरिश अगरचे लाहौर में ही हुई थी, घूमती फिरती भी रही थी, लेकिन जाहिर है कि तमाम रास्तों के बारे में उसे मालूमात हासिल तो नहीं थी, इसलिए वो खामोशी बैठी रही। वो रिक्शे में बैठी नहर के दूसरे किनारे की तरफ देखती रही। माजे गुज्जर वाली कोठी के करीब पहुंची तो उसके दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई। कोठी के गेट के सामने पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। एक कांस्टेबल भी गेट के सामने खड़ा था। समीना बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत पर काबू पाए हुए थी, और फिर जैसे ही रिक्शा कुछ आगे निकला, उसने इत्मीनान का सांस लिया। फिलहाल रिक्शा ऊपर माल पर पहुंच गया और बाईं तरफ मुड़कर तेज रफ्तारी से दौड़ने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद रिक्शा लोहारी चौक पर रुक गया।
समीना की पतलून की जेब में कुछ रकम मौजूद थी। उसने 100 का एक नोट निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। खुले पैसे दें जी, अभी तो रिक्शा लेकर निकला हूँ, आप पहले ही सवारी हैं, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ड्राइवर ने 100 का नोट देकर कहा, रख लो, खुले मेरे पास भी नहीं है। समीना 100 का नोट उसके हाथ में थमाकर नीचे उतर आई। ड्राइवर ने हैरत से उसकी तरफ देखता रह गया। समीना तेज कदम उठाती हुई पान वाली गली से निकलकर अनारकली मेन दाखिल हो गई और आगे बढ़ती रही। रिक्शे में बैठे उसके मुंह से गैर इरादी तौर पर लोहारी का नाम निकल गया था और फिर उसने रास्ते ही में शारिक के दोस्त सोहेल के पास जाने का फैसला कर लिया। उसने सोचा था मुमकिन है शारिक भी यहीं आया हो। वो 4 मिनट में रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गई। रेस्टोरेंट में रश था और सोहेल काउंटर के पास खड़ा था। वो खासा मजरूर था। समीना ने करीब से गुजरते हुए एक लड़के को रोक लिया। वो जो आदमी काउंटर पर बैठा हुआ है ना, उससे कहो तुम्हें बाहर कोई बुला रहा है। समीना ने सोहेल की तरफ इशारा करते हुए लड़के को समझाया। लड़के ने रेस्टोरेंट में दाखिल होकर सोहेल को पैगाम दिया और बाहर की तरफ भी इशारा किया। सोहेल ने वेटर को काउंटर के करीब खड़ा करके बाहर आ गया। क्या बात है बीबी, आपको क्या काम है मुझसे? सोहेल ने पूछा। आपसे कोई जरूरी बातें करना चाहती हूँ, मगर यहाँ सड़क पर खड़े खड़े नहीं, ऊपर चलें बैठकर। मेरा क्या शारिक का हवाला मेरे तारुफ के लिए काफी होगा, समीना ने कहा। शारिक के नाम से सोहेल चूंके बगैर ना रह सका था। उस चादर बोई लड़की को देखकर उसके दिल में रदिया का नाम उभरा सा। आप उस जीने से ऊपर चली जाइए, मैं कमरा खुलवाता हूँ, और अगर आपको जल्दी ना हो तो ऊपर आराम से बैठ जाइए, मैं भी गाहकों से निमट कर आता हूँ। सोहेल ने कहा, ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। समीना कहते हुए रेस्टोरेंट वाले दरवाजे में दाखिल हो गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और एहतियात से सीढ़ियां चढ़ने लगी। गाड़ी रिक्शे के सामने आते ही शारिक को किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ सकता, 3 आदमियों ने कार से उतरकर रिक्शे को घेरे में ले लिया था। एक आदमी ने समीना को पकड़कर रिक्शे से खींच लिया था और दूसरे ने शारिक को। उन तीनों के हाथों में पिस्तौल थे। उनका चौथा साथी कार के स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था। उसी दौरान शारिक ने समीना को चीख कर एक तरफ दौड़ते हुए देखा। वो दिल में दुआ मांग रहा था कि समीना उनके हाथ ना आए। दोनों में पिस्तौल गिरी कश्मकश जारी थी। पिस्तौल का रुख शारिक के सीने की तरफ था। अगर टाइगर दब जाता तो गोली शारिक के सीने में लगती। फिर इशारे उस शख्स की कलाई मरोड़ते हुए पिस्तौल का रुख अपनी तरफ से हटा दिया। अब पिस्तौल का रुख उसके हरीफ की तरफ था। शारिक ने उसके एक हाथ पर जोरदार झटका दिया। उस शख्स की उंगली पिस्तौल के ट्राइगर पर थी। हाथ को जोरदार झटका लगने से ट्राइगर दब गया और गोली उसकी पेशानी पर लगी और वो मुंह से आवाज निकाले बगैर देर हो गया। शारिक ने करीबी कोठी की तरफ छलांग लगा दी। वो कोठी की दीवार पर चढ़ गया। उसने जैसे ही दूसरी तरफ छलांग लगाई, फिदा एक बार फिर फाइल की आवाज से गूंज उठी। गोली रिवॉल्वर ठीक उसी जगह लगी थी जहां चंद सेकंड पहले शारिक का हाथ था। बहुत बड़ी कोठी थी। वसी हुआ अरीब कंपाउंड था। कोठी के 1-2 कमरे में रोशनी हो रही थी। शारिक पिछली तरफ बांधता चला गया। फायरिंग की आवाज सुनकर एक आदमी किसी दरवाजे से बाहर निकला था। उसने शारिक को दौड़ते हुए देख लिया था और चीख कर दोबारा कमरे में घुस गया था। शारिक कोठी के पिछली तरफ दौड़ता चला गया। कोठी की पिछली दीवार भी ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन बाजू जख्मी होने की वजह से शारिक को ये दीवार फाड़ने में भी खासी दुश्वारी थी। दूसरी तरफ तंग सी गली थी। सामने वाली कोठियों के पोस्ट उस तरफ थी। शारिक उस तारीख गली में दौड़ता चला गया। ये गली भी घूमकर मेन रोड से जा मिल सी थी और शारिक सड़क पर नहीं आना चाहता था। वो कोई देर तक गली में दौड़ता रहा, फिर सामने वाली एक कोठी की दीवार फांदकर अंदर कूद गया और फिर एक कोठी की दीवार फांदकर अंदर कूद गया और लान में दौड़ता हुआ दूसरी तरफ से बाहर निकल गया। शारिक दौड़ते हुए बुरी तरह थक गया था। बालों में भी खासी तकलीफ हो रही थी। रगम से मुसलसल खून बह रहा था, जिससे ना सिर्फ उसके कपड़े तैर हो रहे थे, बल्कि वो अपने आप में कमजोरी भी महसूस करने लगा था। वो एक कोठी की दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। उस जगह तारीकी थी। रगम की तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी और वो सोच रहा था कि अगर खून बहना बंद ना हुआ तो खतरनाक बात होगी। उसने इधर उधर देखा और फिर दूसरी गली में मुड़कर दीवार के साथ साथ चलने लगा। शारिक एक और गली में मुड़ गया। ये भी कोठियों की अकबी गली थी और फिर दफतन वो रुक गया। चंद दद आगे एक सुजुकी कार खड़ी थी। शारिक इधर उधर देखता हुआ कार के करीब पहुंच गया। कार दिखने में खासी पुरानी लग रही थी और शारिक सोच रहा था कि शायद यहाँ किस्मत उसका साथ दे जाए। वो इधर उधर देखता हुआ कार के ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के सामने पहुंच गया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख दिया। दरवाजा लॉक नहीं था, आसानी से खुल गया। उसने सीट पर बैठकर दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर दिया। इग्निशन में चाबी नहीं थी, लेकिन यह कोई मसला नहीं था। वो झुककर स्टीयरिंग के नीचे झांकने लगा। कार खासी पुरानी थी। स्टीयरिंग के नीचे की तरफ कुछ तारें लटकी हुई नजर आ रही थी। उसने टटोल कर 2 तारें जोरदार झटके से बाहर खींच ली और उनके नंगे सिरे जोड़ने लगा। शारिक को मायूसी नहीं हुई। चलने की कोशिश के बाद इंजन स्टार्ट हो गया। शारिक संभल कर बैठ गया और फिर दूसरे लम्हे उसने गाड़ी को एक झटके से
आगे बढ़ा दिया। शारिक गाड़ी को ऐसी सड़कों पर चला रहा था जहां पुलिस से आमना सामना होने का ज्यादा अंदेशा नहीं था। गाड़ी बाकी बहुत खटारा थी, उसकी रफ्तार ज्यादा तेज नहीं हो सकती थी, लेकिन इस जब तो यह भी उसके लिए एक नेमत साबित हुई थी। गाड़ी खिलाते हुए शारिक समीना के बारे में सोच रहा था और दिल में दुआ मांग रहा था कि वो बचकर निकल गई हो। उसे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं थी कि वो माजे गुजर के आदमी थे जिन्होंने उसे उठाने की कोशिश की थी। उसने 2-3 दिन पहले माजे गुजर के डेरे पर छापा पड़वाकर पुलिस के हाथों उसके न सिर्फ 2 बंदे मरवा दिए थे, बल्कि उसे करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया था। माजा गुजर रख्मी नाग की तरह तिलमिलाया फिर रहा था। उसे माजा गुजर की तरफ से किसी कार्रवाई की तवक्को तो थी, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो उसे उठाने की कोशिश करेगा। शाहरुख को यह अंदाजा नहीं था कि वो आदमी कब से उसके पीछे लगे हुए थे, जिन्होंने मौका मिलते उसे गिरने की कोशिश की थी, लेकिन अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो सके थे। दफातन शाहरुख के ज़हन में एक और ख्याल उभरा, अगर समीना बाबिना में कामयाब होने की बजाय उनके हाथ लग गई हो तो? ये ख्याल बम के धमाके से कम नहीं था। समीना ने इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक शरीफ लड़की थी जो महज उसकी वजह से इस दलदल में फंसी हुई थी। वो माजे गुजर को भी अच्छी तरह जानता था। वो बेहद शफाक और बेरहम इंसान था। अगर समीना उसकी हाल लग गई तो ना उसकी इज्जत महफूज रहेगी और ना ही उसकी जिंदगी की जमानत दी जा सकती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि समीना मर्दाना पेस में थी। और जब माजे गुजर पर इंकिशाफ होगा कि वो मर्द नहीं लड़की है, तो समीना के बारे में बहुत कुछ समझ जाएगा। और फिर समीना जैसी नाजुक अंदाम लड़की उसके 2000 हाथ भी नहीं सह सकेगी। माजा गुजर सबसे पहले समीना से उसके खुफिया ठिकानों के बारे में मालूम करने की कोशिश करेगा, और समीना उसके तमाम खुफिया ठिकानों के बारे में जानती थी। शान नजर वाला मकान, सुहेल का रेस्टोरेंट और मासी मेरा का मकान है। मासी मेरा का ख्याल आते ही शारिक की आंखों में चमक सी ऊपर आई थी। समीना उस मकान में सिर्फ चंद घंटों के लिए आई थी, वो भी शाम का वक्त था, और 9 लाख उसे इस तरह घुमा फिराकर लाया था कि समीना को दांत वो रात से याद रहे होंगे और ना ही ये मालूम होगा कि वो मकान कहाँ पर वाक़ था। उसके बरक्स शाम नगर वाले मकान और सुहेल के रेस्टोरेंट की आसानी से निशानदेही की जा सकती थी। शारिक के ख्याल में यही एक महफूज जगह थी। ये ख्याल आते उसने गाड़ी का रुख मदन की तरफ मोड़ दिया। शारिक ये भी सोच रहा था कि समीना अगर वाकई माजे गुजर के हाथ लग गई है और उसने समीना को कोई नुकसान पहुंचाया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गाड़ी उसने मदम चौक से पहले एक मोड़ पर छोड़ दी और तारीख गलियों में तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। बदम चौक पर तो रात गए तक रौनक रहती थी, लेकिन ये गलियां सुनसान पड़ी थी। इस वक्त रात का तकरीबन 1 बजा था और जाहिर इस वक्त किसी राहगीर से मिलने की तवक्को तो थी नहीं। अलबत्ता चौकीदार की निगाहों से बचने के लिए वो तारीकी का सहारा लेकर चल रहा था और बिलाकर मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ मासी बेरा के मकान पर पहुंच गया। पहली मर्तबा घंटी बजाई तो 1 मिनट बाद अंदर पुख्ता सेहन में कदमों की घसीटने की आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजे के करीब ही से मासी मेरा की नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूँ मासी मेरा। शारिक, दरवाजा खोलो। शारिक ने दरवाजे की जूरी से मुंह लगाकर सलबोशियाना लहजे में जवाब दिया। चंद सेकंड बाद ही दरवाजा खुल गया। मासी मेरा उसे देखकर परेशान सी हो गई। शारिक पुत्र, इस वक्त खैर तो है? ये तुम्हारे कपड़ों पर खून है। बोली अंदर आने दो मासी। शारिक ने उसकी बात काट दी और अंदर दाखिल हो गया। बाजी मेरा ने एकदम से दरवाजा बंद करके कुंडा चढ़ा दिया। वो एक कमरे में आ गए। शारिक कुर्सी पर बैठ गया। उसने तमीज उतार दी थी और उसी कमीज से बाजू पर जमा हुआ खून साफ करने लगा। रगम से खून रिसना तो बंद हो गया था, लेकिन तकलीफ में कोई कमी नहीं आई थी। ये क्या हुआ शारिक पुत्र, और इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मासी मेरा ने पूछा। उसके लहजे में परेशानी नुमाया थी। गोली लगी है मासी, शारिक ने जवाब दिया। मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। अलमारी में पोलीवैक्स पड़ी हुई है, लाओ इस वक्त वही लगा दो, सुबह डॉक्टर को दिखा दूंगा। मासी मेरा ने अलमारी से पोलीवैक्स की ट्यूब निकाल कर दे दी। ये मैडम छोटे मोटे जख्मों या खराज वगैरह के लिए तो ठीक था, मगर गोली के जख्म के लिए ज्यादा कारआमद साबित नहीं हो सकता था। लेकिन बहरहाल कुछ ना होने से तो बेहतर था। उसने जख्म पर अच्छा खासा मरहम लगा दिया। मासी इस पर कसकर पट्टी बांध दो, शारिक ने मासी बेरा की तरफ देखते हुए कहा। मासी मेरा इधर उधर देखने लगी। उसे पट्टी के लिए कोई और कपड़ा नजर नहीं आया। तो उसने मल कर दुपट्टा फाड़ कर जख्म पर पट्टी बांध दी। गोली कहती लगी पुत्र, किससे झगड़ा हुआ था? मासी मेरा ने पूछा। तुम जानती हो मासी मेरा कि हम लोग किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ हमारी मुखालिफ पार्टियां। किसी न किसी से टकराव तो होता ही रहता है। आज भी आमना सामना हो गया था किसी से, शारिक ने जवाब दिया। शारिक पुत्र, मासी मेरा ने कहा, मैंने भाई चांके को भी कई दफा समझाने की कोशिश की थी। तुम्हें भी कई मर्तबा कह चुकी हूँ, छोड़ दो यह कारोबार। ऐसी दौलत का क्या फायदा जिसमें हर वक्त जान कर खतरा हो। तुम्हारे पास पैसे की तो कमी नहीं, कोई और कारोबार शुरू कर दो जिससे इज्जत की जिंदगी तो गुजार सको। मासी शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असल बात है कि हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते।
तुम समझती हो कि हम ये धंधा छोड़ देंगे तो पुलिस हमें इज्जत की जिंदगी गुजारने देगी? नहीं मासी, ये तुम्हारी खुशफहमी है।